वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी मेरे मित्रों को, भाइयों बहनों को, और सभी को बहुत बहुत मेरा गुड मॉर्निंग। आप सबके समक्ष आता हूँ, बार बार अपने पॉइंट्स रखता हूँ, अपने 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 तर्कों को रखता हूँ। और जैसा मैंने बताया था कि पहले, जैसा कि आप सबसे बताया था कि पढ़ने लिखने की हैबिट बचपन से थी, और क्योंकि पढ़ने लिखने की हैबिट बचपन से माँ बाप के डर से पढ़ाई लिखाई करना पड़ा, खुद कभी पढ़ना चाहता नहीं था। तो क्योंकि माँ बाप के डर से बचपन में पढ़ाई करना पड़ा, तो 10th तक आते आते थोड़ा अच्छा हो गया पढ़ाई लिखाई में और अच्छा स्कोर कर लिया। 10th के बाद आसपास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। इसी से जो है इसी के बाद जो है लोगों ने कहा कि आपका बेटा पढ़ाता बहुत अच्छा है, और जो है तब से जो है एक तरह से आप कहिए कि उत्थान हुआ जीवन में। ठीक है। तो देखिए, बहुत आज तक आप लोगों से बात हुई, लेक्चर का वो किया गया। हाँ, बता दूं, आई एम प्रियेश घोष एंड आई हैव डन जो भी किया, छोड़ो, उसकी तरफदारी करना ठीक नहीं है। बस इतना याद रखिए, कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग और फिर उसके हायर लेवल की पढ़ाई, मास्टर्स कह लीजिए। बस इतना, अपनी बात इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ठीक है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और फिर कान खोल के सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों। तो देखिए, अभी तक मैंने वेरियस टॉपिक पे आपसे बात की। कंप्यूटर साइंस तो मेरा सब्जेक्ट है, जीवन मरण का प्रश्न है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसका बेसिस है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कह लीजिए, उसमें जोड़ सकते हैं आप। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन वेदर, सब कुछ एक 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 सांचे में मैंने अभी अभी आपसे बात की। हाँ, सब कुछ आपको समझाया। ठीक है। तो अगर आप पूछे, कहते हैं ना कि आपने खेला तो बहुत अच्छा क्रिकेट मैच, लेकिन जीते कि हारे, कंक्लूजन क्या है, आप हारे कि जीते। वर्ल्ड कप में आपने खेला बहुत अच्छा, माफ कीजिए, दुनिया ऐसी देखती है आपने बहुत तैयारी की, आईआईटी पास किया कि नहीं किया। आप जनरल है, रिजर्वेशन है, ये सब कोई बाद में नहीं पूछता। आपने जो है यूपीएससी पास किया कि नहीं किया। आप जनरल है, रिजर्व्ड है, नॉन रिजर्व्ड है, इसकी जो है ज्यादा लोग बात नहीं करते। ठीक है। तो मैं यही चीज आपसे कहना चाहता हूँ, और इसी पॉइंट पे बात होगी आज। ठीक है। तो जो अब आते हैं मेन टॉपिक, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो टॉपिक है, जो मैंने जितनी आपसे एक पिछले 2020 के बाद से अगर आप देखें, दो दो तो साल हो गए होंगे मिनिमम, सारे आपको लेक्चर्स मैंने अब बोला, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, मैंने जैसे ही कहा कि जब मेरे पास पैसे की कमी थी, मेरे लाइफ में पैसा, मनी का, मॉनेटरी सपोर्ट एकदम खत्म हो चुका था, तो मैंने पढ़ा के अपनी लाइफ को चलाया है, तो उसी से आया है। और दूसरा कि जैसे आप जानते हैं, मेरे पिताश्री बैंक में थे, दादाजी बड़े पिता के बड़े भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के हेड थे। तो बाय डिफॉल्ट उस परिवार में गवर्नमेंट पावरफुल नौकरी की बड़ी इज्जत है। प्राइवेट नौकरी, गूगल के सीईओ को भी वो ज़्यादा ऊपर नहीं देखते। ठीक है। हमारे घर के लोग, हम ऐसे नहीं है, लेकिन घर के लोग ऐसे ही हैं। ठीक है। तो ये हुआ। तो अभी फिर आज का कह रहे हैं, देखिए ये टॉपिक बहुत है, सारे जो आपसे 2 साल बात की उसी का कंक्लूजन है। ये नहीं कि आज मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना, एक उसका उसका रेमिनिसेंस क्या है, चलिए आ गया। तो इस टॉपिक का नाम है, जिसपे कि मैं कोई बहुत ही आम इंसान हूँ, मैं कोई बुक लिखूंगा तो वो बहुत हिट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्योंकि एक दिन इंसान को दुनिया से जाना है, हम भी जाएंगे, आप सब जाएंगे, मरना जीवन का आखिरी सच्चाई है। तो मरने के बाद हम जब नहीं रहेंगे, दुनिया समझ पाए कि हमने अपने जीवन को कैसे देखा, उस पर हम चले, ये दुनिया समझ पाए। इसीलिए मैंने ये छोटा किताब लिखता लिखता हूँ। ये कोई मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, अपने अपने डेली लाइफ के रूटीन के साथ मेरी ये हैबिट है, मैं लिखता हूँ, क्योंकि वो, तो उस बुक का जो शुभ नाम है वो है रेमिनिसेंस ऑफ माई लाइफ एंड रीडिस्कवरिंग माई सोसाइटी। फिर सुनिए, रेमिनिसेंस ऑफ माई लाइफ एंड रीडिस्कवरिंग माई सोसाइटी। ठीक है। मोटा मोटी इसका मतलब है, मैं तो बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, समझाता भी हूँ। तो मेरे मेरे समाज को और मेरे जीवन का जो है पुनर्विचार क्या है, एक तरह से अगर, और उसकी उसकी उसके उसका मेरे मेरे मस्तिष्क पे उसका 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 छाप, या उसकी जो परछाई, ये एक इसका हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा है कि मेरे समाज का पुनर्विचार या रीडिस्कवरी। पुनर्विचार, रीडिस्कवरी एक नहीं है, लेकिन पुनर्विचार क्या है मेरे लिए। तो रेमिनिसेंस ऑफ माय लाइफ एंड देन रीडिस्कवरिंग माय सोसाइटी, रेमिनिसेंस ऑफ माय लाइफ एंड रीडिस्कवरिंग माय सोसाइटी, ये पार्ट 1 है आज। मैं 1 1 घंटे की सीरीज में आपको बताता रहूंगा। तो ये मत समझिए ये कोई इतिहास का, या ये पूरे कंप्यूटर साइंस का भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। चलिए मैं शुरू ही कंप्यूटर साइंस ही करता हूँ। मैं शुरू इंडियन फिलोसफी से, या इंडियन सोसाइटी से, भारतीय समाज, भारतीय विचारधारा, उससे नहीं करूंगा। मैं शुरुआत करता हूँ आपकी कंप्यूटर साइंस से। आप लोग जैसे मैंने आपने बताया कि मुझे पढ़ने का भी मन नहीं था, मैं मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था, मैंने घर से लड़ लिया था। वो तो माँ बाप के डर से मैंने पढ़ाई लिखाई की, बिल्कुल माँ बाप के डर से पढ़ाई लिखाई की, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और अच्छे नंबर आ गए, तो बस हो गया पढ़ाई। मैंने बैंकर साहब, बैंक वाले भैया का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, नाम नाम जय जयकार हो गई मेरी। ठीक है।
तो मैंने माँ बाप के डर से पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, तो जब मुझे आज भी याद है 9th जब दे रहे थे, तो 9th का जो आखिरी समय था, तो उसमें बहुत ज़्यादा घर वालों का चेचा बहुत चिल्लाना शुरू हुआ कि पढ़ोगे नहीं, साइंस नहीं मिलेगा, और साइंस नहीं लोगे, कॉमर्स लोगे तो कैरियर नीचे जाएगा और वीक स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है। तो तब मेरी 10th तक मेरी एज 14 साल की है। तो आपको पता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मोस्ट प्रोबेबली सारे बड़े बड़े प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप से, मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ पढ़ाई तो हो नहीं सकती। तो इंटर में, हाई स्कूल तक मैंने डर के, इंटर में जब आया तो मेरी एज 15 साल होगी। तब मुझे एकदम पढ़ना नहीं था, तब मुझे क्रिकेट खेलने आता था। मैं सोचा था नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैंगलोर में या बॉम्बे में चलाऊं, ठीक है, भाग के ट्रेन पकड़ के, ठीक है। और दूसरे मेरे दोस्त थे जो टॉपर थे पढ़ाई में, वो एस.सी. वर्मा, रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेलिडे, और क्या नाम है, इरोडोव्स, ये किताब लेके आईआईटी की, सोचिए वो आईआईटी की तैयारी कर रहे अपना कैरियर बनाने के लिए, और मुझे क्रिकेट खेलना है। तो ये अंतर था पूरे लाइफ में, ठीक है। तो मम्मी ने रोना शुरू कर दिया, पापा ने, क्या होगा? तो हमने कहा हम ये सब कर नहीं सकते, आप लोग का, आप अपने, तो हमें एक ही बेटा था, मुझे थोड़ा फीलिंग भी हुआ। तो फिर ये हुआ कि हम आईआईटी तो निकाले 60% पर। 60% पाने का तरीका आपको बताता हूँ, यूपी में कहता हूँ वोट कैसे पाया जाता है, तरीका। तो लीजिए, आपने 5 सब्जेक्ट लिया, फिजिकल एजुकेशन, एक इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 75 मिल गया, फिजिकल एजुकेशन में 95। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री जो उसमें 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल, आप टीचर से अच्छा बना के रखिए, टीचर आपको 30 में से ओनली 27 दे दे, ठीक है। अब जो 70 बचता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, 70 में आपने 35 पा लिया, तो आप दोनों में 60-60 हो गया। तो एक फिजिकल एजुकेशन में 95, इंग्लिश में 75, और इन दोनों में 60-60 केमिस्ट्री और फिजिक्स में, अगर मोटा मोटी भी आप पा गए, ठीक है। अब बचता है मैथ्स। मैथ्स में थोड़ा टफ है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें 100 की लड़ाई आप खुद लड़ी। मैथ्स में अगर आपने घिस पिट के भी, अगर कंपार्टमेंटल छोड़ो, उसका भी नाम नहीं लेता, घिस पिट के भी अगर 45 भी पा गए, फिजिकल एजुकेशन में आपका 95 है, तो दोनों बैलेंस हो गए, तो 16-5 हो गया। और जब 60 आपको मिल जाता है, तो ब्रिटिश इंडिया का लॉ है कि जब 60% आपको फर्स्ट क्लास, तो आपको रिजल्ट में लिखने की जरूरत नहीं अपने सीवी में या अपने रेज्यूमे में, मतलब आप लिखिए इंटरमीडिएट विद पीसीएम एंड फर्स्ट क्लास। तो ये टेक्निक है नंबर पाने की। जो लोग आईआईटी नहीं पढ़ना, जो लोग पढ़ने से भागते हैं, उनको टीचर लोग सिखाते हैं कि फिजिकल एजुकेशन 5वां सब्जेक्ट, जिसमें कि 95 में मिल जाने की उम्मीद है। इंग्लिश में फॉर एग्जांपल आपको 75 मिल गया, ये 2 हुए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तरीका है, केमिस्ट्री में 30 का प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में भी 30 का। 30 में अगर 27-27 दोनों मिल गए, और इसमें अगर 70 में से आपने 50 नंबर 35 ले, तो 60 पार हो गया दोनों में, 60-60। और मैथ्स थोड़ा टफ है, क्योंकि मैथ्स 100 नंबर का होता है, तो मैथ्स में अगर घिस पिट के भी 40-45 तक पा जाते हो, तो टोटल मिला के 60%, 60 का उससे ज्यादा ही, 60% बन गया तो बस कहानी खत्म। तो मुझे भी ये लगा कि मैं इंटर दे नहीं सकता, तो मैं 60% पा जाऊँ, उसमें भी 80% आ गया। तो सब चौंक उठे मोहल्ले में। बीटेक पढ़ना शुरू किया, तो बीटेक में ये था, 1 साल आईआईटी की तैयारी की, तो घर वालों ने कहा अगर आईआईटी नहीं कर सकते तो ये प्राइवेट कॉलेज से बीटेक नहीं करना, फिर बीएससी करना है, घर वालों ने कहा, ठीक है। तो आईआईटी में नहीं हुआ, तो फिर हम बीएससी करने जा रहे थे, जो जहां हम रहते थे, क्योंकि पापा पोस्टिंग होती थी, आपको पता है पापा बैंक में थे, तो वहां के जो लैंडलॉर्ड ने कहा क्या आप कराने जा रहे हैं बीएससी, टेक्निकल एजुकेशन से आजकल नौकरी मिलनी है, तो बच्चे को जो है बीटेक कराइए। तो तब हमने बीटेक का फॉर्म भरा और बीटेक हुआ। बीटेक हुआ, किस्मत से हमको आईटी में हुआ, फर्स्ट ईयर में अच्छा नंबर था, फॉर कंप्यूटर साइंस मिला था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, इसी प्रकार ही है। तो इसी तरह से बीटेक में, बीटेक जब करने गए, मैं आपको एग्जाम्पल, तब मैंने फर्स्ट ईयर के बाद, तब मेरी बीटेक में कितने साल थी, 18 साल थी उम्र। तब था कि आप बीटेक करके 23 साल में निकलेंगे, 10 लाख का बीटेक है, उसके लिए नौकरी करो। अब क्रिकेट, अब हम सचिन नहीं बन सकते, तो मैंने बीटेक कसम खाई छोड़ देंगे। तो माँ ने फिर बिस्तर पकड़ लिया, पिताजी फिर रोना शुरू की, क्या करोगे, एक ही बेटे हो तुम, क्या पढ़ोगे नहीं? तो चाचा जी को फिर बुलाया गया फॉर द एडजस्टमेंट और रिपेयरमेंट या एडजस्टेशन। तो चाचा जी ने कहा कि देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं होता। पढ़ाई लिखाई ज्ञान, अध्यात्म और क्या महानता के लिए होती है। फिर सुनिए, पढ़ाई लिखाई पैसे और प्रोफेशन के लिए नहीं होता, पढ़ाई लिखाई ज्ञान, अध्यात्म और महानता के लिए होती है। चाचा जी ने ये कहा मुझे, तो मैंने भी थोड़ा बहक गया उनकी बात सुन के ना। कहते हैं ना, ये बाबा रामदेव की बात सुन के लोग बहक जाते हैं, या जो है क्या नाम है इनका, मुरारी बापू की राम कथा सुन के, तो मैं बहक गया। मैं कहा ठीक है। तो मैं पढ़ाई में अच्छा था हर समय, तो इतना घर वालों को था कि अगर 4 साल बीटेक कर लेगा तो इतना, इसका 60% पा जाएगा। लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा परसेंट पा गया, तो बीटेक भी मेरा हो गया, ठीक है। बीटेक करने के बाद 23 साल में करके बीटेक 22-23 साल में निकला। उसके बाद तो क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई थी। अब जब बीटेक पढ़ के गया, तो उसके बाद पुणे कराड़ में सीडैक में गया, वो एक अलग कहानी। लेकिन बीटेक के बाद क्या हुआ, मैं आपको छोटा एक एक मोटा मोटी कहानी बता रहा हूँ, आपका समय नहीं लूंगा। क्रिकेट, ये हमने कहा ना आज कंप्यूटर साइंस से शुरुआत करेंगे, तो Naukri.com पे किसी एक सीनियर ने मेरा सीवी बनाया और उन्होंने कहा इसको Naukri.com पे अपडेट कर दो। तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे आज भी याद है, एक सीनियर थे, सीनियर मतलब, क्योंकि जैसे पुलिस में ऑफिसर होते हैं, बैंक में मैनेजर होते हैं, आईटी कंपनी में तो जैसे आप उनको
सीनियर प्रोजेक्ट लीडर या सीनियर प्रोजेक्ट डेवलपर ही कहेंगे। तो मैं उनसे, जब मैं पहले ऑनलाइन बात हुई, फिर मैं उनके ऑफिस में गया, नाम लेना ठीक नहीं है, तो वो दोनों बैठे थे और दो शायद मैडम बैठी थी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा, जैसे होता है आप किसी भी जाएंगे, कब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिदम क्या है, मैं बहुत बेसिक बता देता हूँ, कंपाइलेशन क्या होता है, और आपका ऑटोमेटा आप जानते हैं कि नहीं, जो बेसिक्स आपके कंप्यूटर साइंस के होता है, आप किसी भी न्यू कमर से पूछते हैं या शायद। तो अचानक उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डिड योर इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग क्यों किया। तो मैंने वही चाचा जी का थ्योरी अप्लाई किया। मैंने कहा सर फॉर विजडम एंड नॉलेज, ज्ञान और महानता के लिए। फिर सुनिए, उन्होंने कहा व्हाई डिड योर इंजीनियरिंग, तो मैंने कहा सर फॉर विजडम एंड नॉलेज। तो उन्होंने थोड़ा बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, तो थोड़ा मुस्कुराया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बताता हूँ उसको हिंदी में मतलब बताता हूँ और इंग्लिश में बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये बचकानी जो हरकतें हैं अपनी, या जो इम्प्रैक्टिकल नेचर है, आप ये छोड़ दो। तो हमने कहा हम समझ नहीं पाया था क्यों उन्होंने बोला। यहाँ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा, व्हाई डिड यू इंजीनियरिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने उनसे बात की उसमें मैंने कहा कि फॉर बीइंग अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनने के लिए, और फॉर नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज और विजडम और गुड पर्सन, ये मैंने गुड पर्सन, नॉलेज एंड विजडम, ये मैंने उन सर से कहा। सर ने फिर कहा कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कोई बीटेक गुड पर्सन और नॉलेज और विजडम के लिए नहीं पढ़ता, वो पढ़ाई प्रोफेशनलिज्म पे बेस्ड है। प्रोफेशनलिज्म मतलब मनी 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 ओरिएंटेड लाइफ पे। तो मुझे थोड़ा सुन के अजीबोगरीब लगा, मैं समझ नहीं पाया क्या बोलता। तो ऐसी बात हुई, मैं निकल गया। उसके बाद उनका केबिन था बगल में, तो मैं फिर वहां गया। तो मैंने कहा सर यू सेड दैट लाइक दिस, का मतलब क्या है। तो कहा आप मानिए ना मानिए प्रियेश जी, मुझे बहुत उन्होंने अच्छे से बात किया कि तो उन्होंने, मैं एक चीज मैं भूल गया थोड़ा सा, कि उन्होंने इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इंग्लिश में कहा, इफ यू हैड टू गो फॉर गुड पर्सन विजडम एंड एजुकेशन, देन यू हैव टू स्टडी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एटसेट्रा एटसेट्रा टाइप ऑफ बुक, और यू हैड डन एमएससी इन फिजिक्स। इट इज अ वेरी थ्योरेटिकल नॉलेज। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस जो है वो लोग मनी ओरिएंटेशन के, क्योंकि आपको बताता हूँ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए टोटल 4 से 5 लाख रुपए तो बीटेक पढ़ने के लिए लगता है। और अगर समझ लीजिए आप इलाहाबाद के, प्रयागराज के, और आप जाके दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो कम से कम रूम का रेंट 1 साल का 1 लाख तो होगा ही होगा। तो 10 लाख रुपए टोटल मिला लीजिए बीटेक पढ़ने का। और बीएससी क्या है, बीएससी तो कहीं भी हो सकता है, हमारे हम सिटी में कहीं भी ऐसे हजारों कॉलेज खुले। तो बीएससी पढ़ने में मुश्किल से, अगर 10 लाख 4 साल में बीटेक का लगता है, तो बीएससी पढ़ने में कितना मुश्किल से 10,000 इंटू 4, 40,000, 40,000 में आराम से बीएससी हो सकता है। तो 10 लाख इंटू 40,000। तो उनका जो सर का कहना था कि अगर आपके पिताजी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको बीटेक पढ़ाया बीएससी ना पढ़ा के, तो आप ये कहें कि अब हम गुड पर्सन और एजुकेशन और गुड थिंकिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो इम्प्रैक्टिकल बात है। 10 लाख रुपए दिया तो उसका कुछ इन्वेस्ट किया, तो कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इसलिए नहीं लगाते कि महान बनने के लिए, उसको कुछ वापस ही पाने के लिए। तो मैं जब बोला उन्होंने, तो मैं थोड़ा सा हिल गया। तो मैं उनके रूम में गया बाद में। तो मैंने उनसे पूछा सर व्हाट वाज द करेक्ट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो उसने कहा कि देखिए प्रियेश, आपके घर वालों ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन 10 लाख रुपए से बीटेक पढ़ने के बाद वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर बीएससी बीए पढ़ते तो फिर शायद 10,000 में 1 साल घर में रह के ही पढ़ते। बीटेक में जैसे कॉलेजेस में जाना, बीएससी तो कहीं से भी हो सकता है, थ्योरेटिकल ज्यादा वो स्टडी है। इतने 10,000 एक साल में, और बीटेक का 1 लाख की फीस, 1 लाख का रहना है, 2 लाख रुपए एक साल में। 10,000 और 2 लाख का अंतर है। बीटेक में टोटल 10 लाख आ रहे हैं, इसके 40,000 आ रहे हैं। तो बीटेक जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसका एम जो है वो है प्रोफेशनल लाइफ में मनी ओरिएंटेशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, तो मैं थोड़ा उनको मेरा चेहरा देख के दया आई मुझ पे। उन्होंने कहा देखो बेटे, उन्होंने, ये मैं आपसे कह रहा हूँ उनकी बात, फिर मैं आपको अपना लॉजिक दे रहा हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जब नेता थे, कांग्रेस बनी थी 1900 के आसपास, या 1800 के लेट 1800 में, 1890s में अगर जाइए, 1890s में थे। और क्या, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, फिर आते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस समय जो था, देवदास फिल्म देखी होगी, सब बड़े बड़े जो खानदान के पढ़े लिखे बैरिस्टर बनते, लॉयर और बैरिस्टर। फिर लोगों को समझ में लॉयर और बैरिस्टर में नॉलेज है, पैसा नहीं है। तब फिर जो है, इन्होंने आज़ादी के बाद आईआईटीज नहीं थे, इंजीनियरिंग का नेहरू जी का उस पर क्रेडिट है कि आईआईटी इंडियन, खड़गपुर, कानपुर, ये सब उसके पहले तो लोग बीएससी पढ़ते थे, जो थ्योरेटिकल, और टीचर बनना ही मैक्सिमम एम होता है, टीचर या आईएएस। यहाँ तक कि छोटा एग्जाम्पल है, नेहरू जी जब एक बार आए थे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उसने कहा, इलाहाबाद प्रयागराज, आज का प्रयागराज आप घूमेंगे ना, वहाँ पर आईएएस की स्मेल आती है आपको, सिविल सर्विस की स्मेल आएगी आपको प्रयागराज की सिटी में, आपको आईटी कंपनी गूगल की स्मेल आएगी, सिविल सर्विस की स्मेल आएगी, ठीक है। तो प्रयागराज में जब ताऊ जी आते हैं हमारे, सॉरी, श्री विभूति कुमार घोष हमारे ताऊ जी प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फीस के हेड थे, ठीक है।
तो जब आते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो कहते हैं आई डोंट वांट सो मच आईएएस, आई वांट टेक्नोक्रेट। तो उन्होंने फिर खड़गपुर आईआईटी बनाया, कानपुर और मद्रास आईआईटी बनाया उस जमाने में, और फिर अब तो 23 आईआईटी है, पहले 6 आईआईटी थी बस, ठीक है। तो ये है, तो ठीक है। तो ये पूरी कहानी हुई। तो उन्होंने कहा, जो सर थे मेरे, उन्होंने कहा, तो हाँ मैं जो कह रहा था कि जब 1950s पे हुआ तो तब सब बीएससी करते थे, बीएससी एमएससी, ये, और टीचर बनना या आपका आईएएस बनना, एमएससी पढ़ के आईएएस बनना, ये लोगों का था, बहुत इज्जत की नौकरी थी। ये आईआईटीज के बाद हुआ जब टेक्नोक्रेसी, तब भी इंसान जो है, जैसे आप समझ लीजिए बहुत बड़ा टॉपर है, 95% है, वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाना, सरकारी नौकरी है। ये तो 1990s के बाद, 1991 के बाद, जब मनमोहन सिंह ने वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप उसमें नरसिम्हा राव जी को भी ऐड कर लीजिए, ही वॉज द मेन सिटिंग पर्सन, और मनमोहन सिंह जी तो उस समय थे। तो जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब है, तब जो है मनी का जब बूम हुआ इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि विदेशी जो पहले आपको बता चुका इकोनॉमिक्स से, तब जो है आपका ये जो है आईटी सेक्टर और प्राइवेट नौकरी की बात है। 1990s के पहले प्राइवेट नौकरी की कोई टाटा, आप अपने पापा से 100 रुपए मांगे तो कहेंगे हम वो टाटा बिरला समझते हो क्या? तो कोई प्राइवेट आईटी सेक्टर का कौन सा, मैं आईटी फील्ड से, उसने आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल की बात कर नहीं सकता, ठीक है। ये तो जो मैंने अभी भी आपसे बताया, तो मैंने आपको बताया कि नेहरू जी के पहले के समय, फिरोज शाह मेहता जी के समय बरिस्टर लॉयर बनते, देवदास फिल्म आपने देखी होगी। 1950s के बाद सब लोग, आप देखिए ना, क्या नाम है उनका, जगदीश चंद्र बासु, सीवी रमन, और क्या नाम है, क्या नाम है उनका, सत्येंद्र नाथ बासु, और क्या नाम है, भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, सब इन लोग कोई बहुत ही 99% इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी। इन लोग तो बीएससी एमएससी थे, जो कि बहुत एकेडमिक ग्रेड थे। या आईआईटी के बाद, और स्पेशली जब से ग्लोबलाइजेशन आया, तो जैसे आपने बीए पढ़ा तो आपको मैक्सिमम नौकरी एक साल की 10,000 की मिल सकती है। उसी जगह आपने आईआईटी कानपुर से बीटेक करा तो वहीं एक महीने की 10 लाख की, सुनिए, आईआईटी कानपुर से एक महीने की 10 लाख की सैलरी है। वहीं बीए, जो कि आईएएस का प्री कर्सर है, या प्री रिक्वायरमेंट है, बीए आईएएस का, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी कानपुर में आपको 10 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको कितना कह लीजिए 10,000 भी मिल जाए बहुत है, तो इसीलिए अब मार्केट वैसा हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको हिस्ट्री बताया। तो सर ने कहा कि जो आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक पढ़ा है, 10 लाख रुपए आपने अपने बाप पिताजी का खर्च कराया। हमने कहा हाँ ये बात तो सही है, रहने खाने का किसी हॉस्टल में, क्योंकि उन्हें पता, उन्हें वो एक एवरेज लेती 5 लाख रुपए का फीस, और 5 लाख रुपए अगर हॉस्टल में रहे, एक साल का 1 लाख, तो महीने का 8,000 आप करे तो 1 लाख 5, तो 10 लाख के आसपास। तो 10 लाख रुपए इंटर के बाद आपने इन्वेस्ट कराया, तो ऐसे तो नहीं, उसका कुछ तो कारण है, तो इसलिए इन्वेस्ट कराया कि आप जॉब कर सके। तो मैं उनकी बात, तो उन्होंने कहा कि मत मानिए आप, तो हमने कहा ये सर आप तो अजीब, आप तो सर बहुत ही डिफरेंट बात कर रहे हैं। मैंने उनसे इंग्लिश में कहा, ये कहा, उन्होंने हाँ पैसे बीटेक आपको कराया 10 लाख दे के आपकी नौकरी मिले, नौकरी के बाद आपको एक अच्छा फ्लैट एसी रूम मिले, फिर अच्छी वाइफ मिले आपको। मैं सुन के चौंक गया कि ऐसे कितने पढ़े लिखे आदमी ऐसी बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, और उसने कहा कि मैं तो बड़ी सभ्यता से बोल रहा हूँ कि मैं पहचान गया 10 मिनट में आपसे बात करके, लेकिन रियलिटी में बीटेक आपने अगर बीएससी या बीए नहीं पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी, इंटर बीए नहीं पढ़ा, बीएससी आपने बीटेक पढ़ाई की है, तो इस 10 लाख रुपए खर्च करके, 10 लाख रुपए से, तो इसका एम ये है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट के पास नौकरी है नहीं आज के समय में। आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए और ज्यादा है। तो उसके लिए अच्छा है कि आईटी सेक्टर लो। अगर आप फॉरेन में सेटल होगा तो 10 गुना सैलरी है फॉरेन में जाएगी। यूएसए का पैसे का वैल्यू बहुत इंडिया से ज्यादा है। जो आपकी इकोनॉमिक जो आपका पैरिटी है, इकोनॉमिक जो इक्विटेबिलिटी है, ठीक है, वो जो फिर आप इतनी अच्छी नौकरी करें तो अच्छे खानदान की लड़की मिलेगी आपको, और शादी हो जाएगी तो अच्छे खानदान की लड़की मिल गई, नौकरी मिल गई। फिर इसीलिए बेटा हमने कहा, तो मेरा एक फ्रेंड था बीटेक में, वो मुझसे एक बार, हम लोग बस से आ रहे थे, तो उसने मुझे कहा, हम लोग मजाक में थे, सेमेस्टर हो गया था, तो उसने कहा प्रियस तुम बड़े बड़े ज्ञान की बातें करो, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लाइफ का बेटर हाफ अच्छा मिले इसलिए, ऐसे उसने मजाक में कहा। हम ज्ञान की बातें कर रहे थे कि ये क्या है, नैतिकता क्या है, मैं ऐसे बाद में जैसा आपसे कहता हूँ। तो मैंने कहा तुम बड़े बदतमीज हो, तुम ऐसी बात कैसे सकते हो, पढ़ाई लिखाई की इतने महान चीज के साथ इसका तुम बात करते हो। जब लेकिन उन सर ने कहा कि आपके घर वालों ने 10 लाख रुपए जो खर्च किया बीटेक पे आपके ऊपर, तो इसका कारण ये है कि आप पहले एक अच्छी नौकरी पा जाइए, फिर अगर अच्छे स्टूडेंट तो आप हैं ही, आपका रिकॉर्ड देख के ही लगता है, तो विदेश में सेटल हो जाइए जाके अमेरिका में, इतना पैसा कमाइए कि एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, शादी हो जाए। यही आप हो सकता है आपके घर वाले बड़े महान हो, लेकिन सोसाइटी की बेसिक मेंटेलिटी यही है। अब यहां से मैं आप कहानी शुरुआत करता हूं आपकी, रेमिनिसेंस ऑफ माय लाइफ एंड रीडिस्कवरिंग माय सोसाइटी। तो समझा आपने कि बीटेक करने का जो मतलब है कंप्यूटर साइंस का, वो गुड पर्सन बनना और ग्रेट एजुकेशन होना, या ग्रेट क्या नाम है, ग्रेट विजडम होना, या ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो है आपकी मनी मैनिपुलेशन है, मनीपुलेशन, ठीक है, पैसे। ये उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई।
और ये मेरा फर्स्ट जो बिगिनिंग स्ट्राइकिंग पॉइंट था, स्ट्राइक कोड था, वो ये था, ठीक है। अब क्योंकि आज का ये पहला पार्ट है, ऐसे मैं आपको बहुत सारे पार्ट का बात करूंगा, तो मैं धीरे धीरे आपको ये चीज समझा रहा हूँ। तो चलिए बात करता हूँ, थोड़ा गर्मी थी, थक गया था, तो लेकिन चलिए बहुत है। तो ये मैंने आपसे बताया कि बीटेक किया, तो उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि फॉर क्या कि फॉर गुड ह्यूमन बीइंग, फॉर विजडम एंड फॉर नॉलेज, अच्छे इंसान बनने के लिए, ज्ञान के लिए और और महानता के लिए अगर कहें, तो उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ी छोड़ी। उन्होंने जो कहा, इंग्लिश में बोल देता हूँ, हिंदी में वो हार्ड हो जाएगा। लीव दिस इन प्रैक्टिकलिटी, योर फादर इज इन्वेस्टेड 10 लाख आफ्टर इंटरमीडिएट, दैट इज अ प्रोफेशनल डिग्री फॉर you to earn, right? If you settle in America and you get a better job, you will have a better life partner, and you will have a better life perspective. That is the main aim of the society. I must tell you this thing, प्रियेश बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये हुआ। अब ये तो एक कहानी, लेकिन अब आते हैं दूसरी कहानी में। ये मेरी बुक नाम है रीडिस्कवरिंग माई सोसाइटी एंड रेमिनिसेंस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरे अधिकतर दोस्त जो आईटी के फील्ड में हैं, या तो गुरुग्राम गुड़गांव में है, या तो आपके बैंगलोर में, या तो पुणे पुणे बॉम्बे में, ये है ज्यादा, और भी है, लेकिन ये फंडामेंटली इन तीनों जगह पे बहुत ज्यादा लोग हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यूपी के गांव में जो होता है, क्योंकि मैंने आपको, पिताजी बैंक में थे, बैंकर साहब का बेटा है, बड़ी इज्जत। यूपी के गांव में मैं आपको मैं आपको इस मैं बता देता हूँ। मैं जब पुणे में आया, कराड़ में था, फिर पुणे में सीडैक के समय, उसके बाद बैंगलोर आया था, क्योंकि वो Naukri.com में इन्हीं तीनों तीनों, या गुरुग्राम, नोएडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इन्हीं तीनों जगह से मेन 80 to 90% जॉब इन्हीं तीनों जगह से आता था। चेन्नई भी है उसमें, लेकिन मेरा जो 3 स्थान है, बैंगलोर, पुणे, क्योंकि उसमें सीडैक का सेंटर था, और नोएडा और गुड़गांव, ठीक है। ये हाँ, तो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। हाँ, एक ये बेसिक है, इसके बाद मैं ऐड करता हूँ। देखिए, हमारे हमारे देश में पुरानी कहावत है कि इंसान का 2 बार जन्म होता है। एक तो जो रियल जन्म होता है, माँ हमको इस दुनिया में लाती है, हमारी मदर, ठीक है। और दूसरा, जब इंसान घर से परमानेंटली बाहर निकलता है। मैं बाहर कई बार निकला, दिल्ली में गया था एक बार, आईबी का शायद कुछ इशू था, पेपर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का था, एक बार बैंक का पेपर भी शायद दिल्ली में पड़ा था। इसलिए कई बार दिल्ली तो गया, लेकिन परमानेंटली फर्स्ट टाइम, कहना घर को परमानेंटली फर्स्ट टाइम छोड़ा था जब पुणे कराड़ गया था, सीडैक में, ठीक है। वो मेरा पहला अध्याय था जीवन का, जो घर को छोड़ा, दूसरा जन्म था मेरा वो, ठीक है, एज पर एज कहावत, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ आपको। तो हाँ, तो फर्ग्यूसन कॉलेज रोड, एफसी रोड, पुणे का जो है, वहीं पर हम लोग का प्लेसमेंट का प्रोसेस चल रहा था, तो मैं वहीं गया था। उसके बाद मैं बाहर, माँ बाप का एक ही बेटा था। माँ बाप के एक बेटे बेवकूफ होते हैं, क्योंकि माँ बाप बहुत प्यार करके रखते हैं। मेरी माँ बाप मानते नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल एग्जाम्पल लें, बुआ जी कह रही, लो बेटा स्कूल जा रहे हो, कुछ खा लो। हाँ, चाचा जी जो कह रहे, सर पे तेल क्यों नहीं लगाया। ताऊ जी कह रहे हैं, मोटे क्यों हो गए हो। माँ कह रही, तूने पढ़ाई क्यों नहीं है। 4 शब्द ही आपको बता देता है कि क्या प्रोटेक्शन का माहौल रहता है। पैसे की बात बाद में आती है, ठीक है। तो पहली बार मुझे जब अजीब हुआ, मैं तब 24 के आसपास की एज थी। तो मैं फर्ग्यूसन कॉलेज रोड में था, तो उस दिन मैं सो गया था रात को 8 बजे, और मैंने ऐसे ही थक के आके लैपटॉप देते सो गया था बेड पे। तो मेरा जो रूममेट था, उसने मुझे कहा कि अरे तुमने उठाया रात को 1 बजे, प्रियेश। हमने कहा हाँ, क्या हुआ, तुमने कुछ खाया नहीं, तुम सो गए। हमने कहा हाँ, मैं सो गया, छोड़ो अब, कहा नहीं आप खाने चलो। कहा यार 1:15 हो रहा है, अभी खाना खाने चले। कहा हाँ, ये पहला था, अभी मैं आपको अप स्केल पे जाऊंगा, लेकिन पहला समझा रहा हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, खाना खाने चलो। हमने कहा 1:15, हमने कहा छोड़ो, बहुत भूखा सो जाते हैं। नहीं नहीं, चलो चलो। अच्छा फ्रेंड था, तो वो मुझे एक ले गया, पराठे की शॉप थी उस एरिया में, ऐसे मैंगो शेक ऐसा था, या था लस्सी का शॉप कह लीजिए, तो ले गया। तो 1:15 हुआ था, 1:15। तो तब हम और वो दोनों शॉप में शायद पराठा और कोई पनीर का सब्जी वो बना ऑर्डर किया था। तो मतलब पैसा हमने आधा दिया था, लेकिन उसने ऑर्डर किया, तो एक सभ्यता होती है। तो तब क्या हुआ, कम से कम 4 लड़के और चार लड़कियां, दोनों ऐसी बात करते करते, कंधे पे हाथ रखे हुए, फ्रेंड की तरह, उन लोग 1:15 पे उन लोग ने वो शॉप पे आए। तो शॉप वाले ने पूछा, आप लोग क्या चाहिए। तो उसने कहा कि हमको, किसने कहा हमको वो चाहिए, क्या नींबू सोडा चाहिए, किसी ने कहा हमें पराठा चाहिए, किसी ने कहा हमें मिल्क शेक बना दीजिए, ऐसा कहा। तो वो 1:30, 1:30 बज रहा था, और उसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां एक साथ आके, हम लोग 2 जन बैठे थे, और वो 4 जन बैठे थे। तो मैंने कहा 1:30 बजे 4 लड़के 4 लड़कियां ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं। मैं ये पहली बार आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट जो झटका लगा था मुझे।
तो कहता है हाँ ये तो होता है उनको, वो एक ही साथ प्रियेश यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड बहुत बड़ा वहाँ रोड है, उस आप जाएंगे तो हो सकता है। और उसमें मैंने जो देखा कि जो महाराष्ट्र के शायद 2-3 थे, उसमें 10 में से 8 यूपी के थे, पंजाब के थे, जो उनकी भाषा, उनके रूप और उनके शक्ल से ऐसा समझ में आ रहा था, मुझे बातचीत से समझ, हिंदी से समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा भाई रात को 1:30 बज रहा है और ये लड़के लड़कियां एक साथ घूम रहे हैं यहाँ पर, और खाना मतलब लोग घूमते घूमते ही शॉप में आए थे खाना खाने। तो हाँ प्रियेश तो तुम्हारा हमारा जैसे आज खाना मिस हो गया, इनका भी मिस हो गया होगा। हमने कहा मेरे भाई 1:30 बज रहा है रात को, ये लड़के लड़कियां घूम रहे, इन्हें डर नहीं है? तो कहा कि अरे डर क्यों होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो वो पहला था एफसी कॉलेज रोड की बात। फिर ये हुआ, फिर हम चले गए, हम सो गए। तो ये हुआ, ठीक है। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं ये स्केल समझाना चाहता हूँ इसको, ठीक है। अगले दिन फिर क्या होता है कि वो शायद वो त्रिपाठी था, मुझे याद नहीं, मेरा फ्रेंड था वो, ठीक है। तो हम तब अभी भी मोटे हैं, उसमें काफी गाल में मोटापा था, मोटे थे, मोटे तो नहीं थे लेकिन फिट नहीं थे कभी भी, ठीक है। तो वो मुझे कहता है कि चलो प्रियेश तुम्हें हम लोग एक जिम चलते हैं। हमने कहा जिम क्या होता है? कहा कि नहीं पता तुम्हें? अरे बड़े एसी लगे होते हैं, जिम होता है। हमने क्या, महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होता है और उस जिम में तुम ज्वाइन करूँगा। ठीक है चलो, तुम कह रहे हो तो चलते हैं। तो वो गया, हम दोनों गए। तो हम पीछे बैठे थे, एक मैनेजर साहब थे जो उसके वर्किंग पर्सन होते, तो वो बात कर रहे थे उनसे कि हम प्रियेश है, हम दोनों अपना। तो उन्होंने कहा क्या करूँगा, जुम्बा। हमको जुम्बा क्या, जुम्बा होता है जो डांस फिटनेस जिसे आप कहते हैं, डांस ट्रेनिंग। तो ऊपर वो मुझे ले गया। तो हमने देखा कि एक मैडम सिखा रही है डांस, और सारे लड़के, और कम से कम अगर उस ग्रुप में 50 या 100 लड़के, 100 मान लेते आइडिया के हिसाब से, तो 100 में 55 लड़के थे, 45 लड़कियां थी, एक मैडम थी फीमेल, वो सिखा रही है सबको, सब डांस सीख रहे हैं। और डांस में कोई धोती कुर्ता या साड़ी पहन के तो जाता नहीं है, डांस डांस होता है। तो मैंने कहा कि ये कौन है? तो उसने कहा ये ट्रेनर मैडम है। हमने कहा अच्छा। मैडम बहुत बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा, हमको देख के कहा कि यू प्लीज कम इनसाइड। में कहा नहीं नहीं, पहले दिन आए हैं, बाहर खड़े थे। तो ऐसे त्रिपाठी सॉरी वो बात कर रहा था उनसे, और मैं अचानक छोड़ के चला आया, मैं रूम पे चला आया, ठीक है। तो 10 मिनट बाद वो वापस आया। तुम रूम पे क्यों चले? हम बात कर रहे थे जुम्बा। हमने ये सब सुनिए मेरा। हमने कहा ये क्या निर्लज्जता है? तो उसने कहा क्यों नहीं, इसमें निर्लज्जता क्या है? हमने कहा इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के वहां पर डांस हो रहा है, 50 लड़के, 50 लड़के एक बीच में मैडम कराए, तुम्हें अजीबोगरीब नहीं लगता ये जो नहीं कहा, ये क्या निर्लज्जता है? निर्लज्जता, शेमलेसनेस, या ये क्या क्या कहते हैं उसको? एक और शब्द मैंने कहा था, अरे तो उसने कहा क्यों तुम्हें? हमने कहा मैं भ्रमिष्ट हो गया था। भ्रमिष्ट मतलब थोड़ा कंफ्यूज कहते हैं इसको, और फिर कंफ्यूज या डायलेमेटिक कह लीजिए इंग्लिश में। यार मैंने कहा ये क्या निर्लज्जता है? तो उसने कहा यह निर्लज्जता क्या बात है इसमें? तो हमने कहा नहीं नहीं यार तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई, ये तो भ्रमिष्ट हो गया था मैं। तो क्यों? हमने कहा, मैंने ये कहा कि अरे क्या बात करो, इतने वो डांस क्लास चल रही है, इतने छोटे कपड़े, लड़के हैं लड़कियां हैं। ये मैं आपको अपना एकदम ट्रुथ बता रहा हूँ, कोई बात में घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। ये एक बड़े सिटी की बात है, मैं सिटी का नाम लेना ठीक नहीं समझता। तो ये डांस फिटनेस की क्लास थी, इसको जुम्बा भी के डांस फिटनेस। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है, ऐसे डांस कर रहे हैं और उसमें इतने लड़के लड़कियां हैं, इन लोगों को क्या समाज का कोई डर नहीं है? और वो भी ऐसे कपड़े, तुम देख रहे हो लड़के, तुम देख रहे हो कैसे ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा प्रियेश भाई अब तुम यूपी इलाहाबाद छोड़ चुके हो। ऐसे मैं बताता हूँ, मेरे कॉलेज था मेरा, इलाहाबाद नहीं था। इलाहाबाद प्रयागराज से 18 किलोमीटर करछना करके एक सब डिवीजन है, वो गांव है, वहां मेरा कॉलेज था। तो इलाहाबाद में जब तक मैं था इंटरमीडिएट, तब तक हमने सिटी कॉलेज था। एक्चुअली करछना में जाने के बाद, जहाँ 4 साल मैंने बीटेक पढ़ा, पढ़ लीजिए, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वो करछना में आता है, करछना के जोन में एक्चुअली आता है। वो 211-012 नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के आखिरी पॉइंट पर था, लेकिन करछना का जैसे उसमें करछना स्टार्ट हो जाता है मेरे कॉलेज से, तो करछना का वो जोन था जहाँ ये हमारा कॉलेज था। तो मैंने उससे कहा इस बात को कि तो मैं वहां से पढ़ा था। तो वो करछना को जब मैंने देखा 4 साल, तो मेरा सोच बदल गया, क्योंकि इलाहाबाद तब भी सिटी है, करछना इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर है, गांव है, सब डिवीजन है, रूरल सब डिवीजन, ठीक है। तो मैंने जब ये हो रहा था, वो गया मेरा फ्रेंड जिम के सर के पास, और वो और उसमें डांस डांस फिटनेस। तो मैंने कहा ये तो मैंने कहा ये क्या तरीका है? जो मैंने उसको कहा ऐसे तो तरीका है, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो उसने कहा क्यों, क्या तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? तो हमने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक मैम सिखा रही उधर, अगर मैं देख रहे थे मेरे बगल में एक लड़की थी, अगर मैं टच कर लेता तो ये मैं उससे कह रहा हूँ त्रिपाठी से। और त्रिपाठी कह रहा है कि अबे तुम यूपी छोड़ चुके मेरे भाई, अब तुम आ गए हो। हमने कहा नहीं त्रिपाठी, वो एक महिला है, हम एक पुरुष है,
कैसे तुम कैसे कह सकते हो? तो त्रिपाठी कह रहे थे तुम सचमुच तुम, मतलब वो छोड़िए वो वर्ड में सचमुच तुम बहुत बड़े वो हो। मैं बोलना नहीं चाहता वो, तो हमने हमने कहा अच्छा। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या, तो हम ऐसे ही हुई थी, ये रात को 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। तो हम दोनों रूम पे आ गए, हम दोनों बैठे हुए थे और रात भर फ्रेंड से तो बातचीत तो चलती रहती थी क्योंकि रूममेट थे उस समय। ये तो ठीक है। तो तो फिर क्या हुआ, ये दूसरा इवेंट था जो मैंने आपको बताया। तीसरा इवेंट क्या था आप सुनिए। तो मैं एक बहुत बड़ी इसी तीनों में पुणे, बैंगलोर, मुंबई और गुरुग्राम या नोएडा, इसी इन सिटीज में मैं रहा हूँ मैक्सिमम आईटी फील्ड के कारण। एक बार क्या हुआ, मैंने एक दोस्त अपने कहा कि मुझे जो है वहाँ ले चलो, अपने आईटी आईटी कंपनी में ले चलो, मुझे देखना है आईटी कंपनी। और मेरे पापा तो बैंक में नौकरी किए हैं, हम तो गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ऑफिस ही देखे हैं। और वो जो वो जो आईटी कंपनीज होती है, इतनी सुंदर बार एसी रूम, इतने बड़े बड़े एसी कंपनी और इतना एसी, मतलब आपको देख क्या, जो इंडिया के जो बड़े बड़े बैंगलोर में जो आईटी कंपनीज को देख के आपका मन भर जाएगा। यूपी की गवर्नमेंट के जो ऑफिस है उसकी इतनी बुरी हालत थी कुछ साल पहले, अब तो नहीं जानता उस समय। तो वो मुझे ले गया अपने ऑफिस में। ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स बात, मैं आपसे, मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो ले गया, तो वो जिस ग्रुप में था उस ग्रुप में 10 लड़के होंगे और 5 लड़कियां होंगी। तो कुछ मैडम बहुत सीनियर थी, जैसे कह लीजिए कि उसकी एज अगर 24 होगी तो मैडम की एज 45 है। तो शादीशुदा थी, उनके बच्चे भी थे। तो अब वो बहुत दिन से उन लोग एक साथ नौकरी करते हैं, मतलब समझिए वो लड़का तो नया था, लेकिन जो मैडम लोग हैं समझो 45 के 35 से नौकरी कर रही हैं। उनके दोस्त भी जो है लड़के जो हैं थे। अब इसके चलिए इसके पहले, हाँ चलिए ये पहले बता के फिर मैं आता हूँ यूपी के करछना पे, ठीक है। तो उनका बर्थडे था मैडम का शायद, तो वो लिक्विड केक होता है एक तरह से। तो वो ले आए लड़के सब लोग लिक्विड केक, ठीक है, लिक्विड केक ला के रखा, उन्होंने केक केक काटना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। तो लड़कों ने, मतलब समझिए मैडम एक खड़ी, उनके 3 लड़के हैं 4 लड़के, तो लड़के लड़कियों ने मिलकर केक उनके फेस पे लगा दिया। तो लड़कियां लड़कियों को लगा, समझ में आता है। अब लड़के मैडम के फेस में केक लगा रहे हैं, मतलब कोई बहुत है। तो मुझे इसको देख के बड़ा झटका लगा, मैं क्या करता। तो मैंने फिर वो शब्द कहा, ये तो घर में है। हमने कहा ये कौन थी तुम्हारी, कहा वो हमारी सीनियर मैम थी। अच्छा, तो हमने कहा इनका जन्मदिन था उनका, हाँ। तो हमने कहा वो लड़के वहाँ क्या कर रहे थे, कहा वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, हमने कहा तो हमने फिर वही कहा कि तो उसने कहा तुम्हें क्या कोई कुछ गलत लगा इसमें। मैं गलत नहीं लगा यार, क्या है, एक औरत को ऐसे लड़के केक लगा रहे हैं, ये क्या निर्लज्जता है, ये फिर एक और निर्लज्जता, ठीक है। तो तब वो सीरियस हो गया मेरा फ्रेंड, तो ये भाई ये कैसे बोल सकते हो। तो कहा नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो प्रियेश। तो हमने कहा भाई, तो कहा नहीं तुम ऐसा क्यों कर, तुम्हारी बात से मुझे लगता है कि तुम्हारे माइंड में कुछ चीज बैठी हुई है जिसको तुम निकाल नहीं पा रहे हो। उस फ्रेंड ने मुझे ये बात कही, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो क्योंकि मैं इंग्लिश इतना अच्छा बोलता हूँ, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, द मोमेंट कम्स बट कम्स रेयरली इन द हिस्ट्री, when we wake up from the old to the new, when an age ends and when a nation long suppressed find an utterance। तो ऐसे इंग्लिश बोल लेता हूँ, तो घमंड है कि बहुत आता है। तो उस लड़के ने मुझसे कहा नहीं तुम्हारे मन में कुछ तो बात है जो तुम मुझसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्यों क्या है। हमने उससे कहा कि वो, कहा कि मैडम थी, उनके क्लास उनके ऑफिस में थे, उन्होंने केक लगा दिया होगा उनके चेहरे पे। एक दिन बर्थडे एक ही दिन होता है, जिम में जुम्बा या डांस फिटनेस है, अगर तुम्हारे बगल में लड़की कोई फीमेल लड़की है या मैडम सिखा रही है तो ठीक है, वो सिखा रही है। अगर फर्गूसन कॉलेज रोड पे या बेंगलोर के जो है क्या नाम है, क्या उसको कहते हैं, अब कोरोमंगला में अगर अगर तुम रात को 1 बजे लड़कियां का लड़के खाना खाने आते हो तो ठीक है। तुम कुछ तो छुपा रहे हो, तुम मुझसे बताओ। तो मैंने मजबूरी में उससे कहा कि मेरे भाई मैं जिस यूपी में पला बड़ा हूँ, इलाहाबाद सिटी तो नहीं, जो करछना में जहाँ मेरा यूनाइटेड कॉलेज था, वहाँ लड़कियों के हंसने को भी अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था। तो वो साउथ इंडिया का था ये वाला, जिसकी मैं थर्ड केस बता रहा हूँ, जो था मेरा फ्रेंड। तो वो सुन के थोड़ा चौंक गया, उसने कहा ये क्या है, हंसना भी ठीक नहीं। हमने कहा हाँ, मैं जब बच्चा था तो मेरी मम्मी, हम अपने बुआ जी की लड़की लोग निकलते थे घूमने, मम्मी बुआ जी की डॉटर और मैं। तो मेरी बुआ जी की जो डॉटर थी उनमें एक आदत थी, वो खिलखिला के हंसती थी, जैसे ऐसे ऐसे खिलखिला के हंसती थी। तो मेरी मम्मी ने, उनकी मम्मी ने कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, लड़की हो गई हो, अब तुम खिलखिला के हंसा मत करो, खिलखिला के हंसना शोभा नहीं देता बाजार में या मार्केट में। तो उसने कहा ये क्या तरीका है, वो तो हंसना तो नॉर्मल चीज, इट इज अ नॉर्मल एक्ट। उसने मुझसे ये बात कही, मेरे मित्र ने। तो मैंने कहा नहीं, मे बी इट इज अ नॉर्मल एक्ट फॉर यू, पर जहां मैं पला बड़ा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि उसने। तो उसने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा कॉलेज जहाँ यूनाइटेड कॉलेज था, करछना का वो एरिया था, मैं जब वहाँ घूमता था, क्योंकि आप जानते हैं 3rd ईयर तक होता है, 4th ईयर में स्टूडेंट को आना मैंडेटरी नहीं है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो 4th ईयर में क्या होता है कि हम घर में थे, तो मम्मी डेली भेजती, तुम सो जाओगे, तुम जाना। हम अकेले या 2-3 स्टूडेंट थे जो क्लास करते थे 4th ईयर में।
तो तब फोर्थ ईयर में क्लास होती नहीं थी क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है क्लास में, तो हम लोग बाहर बैट लेके या फुटबॉल लेके क्रिकेट खेलते थे। तब हमने वहाँ गाँव को समझा, जो कॉलेज के अराउंड जो गाँव था करछना का, उसको मैं समझना सीखा। तो मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ, मैं जहाँ करछना की बात कर रहा हूँ यूपी के गांव की, मैं नोएडा की बात नहीं, नोएडा इज लाइक अ न्यूयॉर्क या यूएसए इन यूपी। जो यूपी के गांव हैं, जिसको मैंने अपना कॉलेज करछना का नाम लिया, आप मैप में देख सकते हैं, गूगल मैप में या गूगल करके या याहू पे आप चेक कीजिए इस वर्ड को, ठीक है। तो वहां पर औरतों का, फीमेल्स का हंसना तक भी वहां पर जो है उसको अच्छे नजर से नहीं देखते। उसने वो थोड़ा चौंक गया सुन के, मॉडर्न इंडिया है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट टू लाइफ पार्टनर, राइट टू एजुकेशन, ड्रेस ड्रेस, राइट टू ईट। तो उसने वो उस सोच का आदमी था, और उसने कहा कि, मैंने कहा करछना में जो है, मैंने जब देखा तो लड़कियों का हंसना भी, उसके माँ बाप, हमारे खुद सबको छोड़ो, मेरी 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 मैं और मेरे बुआ के जो बच्चे एक साथ, हम तो अकेले बैठे थे, माँ बाप की, जो बुआ की लड़कियां और हम एक साथ घूमने निकलते थे, तो उसकी आदत थी भैया के साथ, बड़े भैया थे हम, तो हंसती मजाक करती थी बहुत। हम एक ही भैया, तो वो भी बुआ जी की एक ही लड़की थी और हम एक ही लड़के थे। तो माँ और बुआ जी कहती थी कि तुम हंसा मत करो, बड़ी हो गई हो अब, जो है तुम जो है सीखो कि तुम बड़ी हो गई हो, कैसे तुम्हें समाज में बिहेव करना है। तो वो सुन के दंग रह गया। मैं आपको अब सुनिए, जो आपको कॉन्ट्रास्ट, आप टीवी था ना आपके पहले, बीपीएल का क्या ओनिडा का टीवी, उसमें कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट देखिए कि एक एक जो आईटी के सुपर सिटीज है, बेंगलोर का एग्जांपल ले लो आप गुड़गांव नोएडा का एग्जांपल ले लो। वहां पर एक एक फिटनेस सेंटर में जाके जुम्बा डांस सीखना, डांस फिटनेस सीखना, लड़के लड़की एक साथ सीख रहे हैं, एक रूम में स्पेस नहीं है, तीन छोटी जगह में, तीन लड़के दो लड़कियां हैं, बहुत आराम से चल सकता है। ठीक एक जगह, एक ऑफिस में, आईटी ऑफिस में एक मैडम की बर्थडे है, तो उनके जो फ्रेंड जो है ऑफिस मेट है, केक मुंह पे लगा रहे हैं, वो भी ठीक है। और एक यूपी का गांव है जहां पर लड़कियों का हंसना तक गलत है। ये एक इंडिया हो सकता है क्या? तो रात भर ये हम दोनों में डिस्कशन चलता रहा। उस दिन की बात है, ये बात है। तो यहीं से मेरा चैप्टर शुरू होता है कि रीडिस्कवरी ऑफ माई सोसाइटी एंड रेमिनिसेंस ऑफ माई लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं कहना चाहता हूं। जो मैंने अभी तक आपको बात कही, इसकी परछाई बहुत बहुत चीजों पे आती है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी ये किताब है, मैं पिछले 3 साल से इस बुक को लिख रहा हूँ। लिखने के लिए उसको एडिटिंग करना चाहिए। मैंने, जैसे आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बुक है द मोल कंसेप्ट। ये बहुत अच्छी बुक है केमिस्ट्री में, द मोल कंसेप्ट बाई श्री आरसी मुखर्जी, श्री आरसी मुखर्जी, मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन केमिस्ट्री है। तो एक बार क्या हुआ, उनसे हम लोग का एक बार लेक्चर देने आए थे। तो किसी एक लड़के ने कहा, सर ये मोल कंसेप्ट आपने लिखा कैसे? तो उन्हें कहा कि मैंने, जब मैं टीचर था, लेक्चरर था केमिस्ट्री का, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री के शायद वो लेक्चरर थे, तो 20 साल तक मैं एक्सपेरिमेंट कर, समझ लीजिए क्या नाम है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो किया उन्होंने, तो उसको लिखता था मैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या है, क्या क्या किया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या, उसको एक एक चिट में लिख के मैं क्लोज करके अपने अपने जो है जैसे गुल्लक होता है ना, गुल्लक से पैसा स्टोर करते हैं आपके, हर दिन 1 रुपए, तो 1 साल बाद 353, 1 साल बाद वो इतना हो जाएगा। तो गुल्लक जो होता है, जो आपका स्टोरेज होता है, तो उसमें उसमें जो आपने उसको स्टोर किया, तो वैसे ही वो 20 साल तक जब वो केमिस्ट्री के टीचर थे, तो हर दिन समझ लीजिए कोई रिएक्शन है, उसका जो लेवल ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हीट कितना है, क्या क्या केमिकल्स के मिलकर रिएक्शन हो, इसको वो जो है एक पेज पे लिखते थे, एक रैपर पे, और वो बुक वो एक जैसे एक क्या कह लिए जो बॉक्स है, उस बॉक्स में उसको स्टोर करते थे। करते 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 वो 20 साल बाद उन्होंने सब रैपर्स को, सब उन चिट चिट कहते हैं, चिट को निकाला और एक बुक लिख दी, द मोल कंसेप्ट। द मोल कंसेप्ट पढ़िएगा, आरसी मुखर्जी, द मोल कंसेप्ट, बहुत अच्छी बुक है, केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो। तो केमिस्ट्री की बुक ही उन्होंने ऐसे लिखी कि उन्होंने 20 साल एक्सपेरिमेंट किया लैब में, सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट की, दो केमिकल्स को मिक्स किया उन्होंने, या दो केमिकल्स को मिक्स किया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या, उसमें हीट ऑफ रिएक्शन क्या, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, कैटलिज्म, कैटलिस्ट का क्या रोल है, इसको उन्होंने लिखा और एक चिट बनाया, एक स्क्वायर चिट, उसमें लिख के उसको रैपर बना के एक बॉक्स में डाल दिया, एक गुल्लक में, बॉक्स में, और उसको निकाल के फिर उन्होंने बुक लिखी, द मोल कंसेप्ट बाय श्री आरसी मुखर्जी। बहुत अच्छी बुक, आप पढ़िएगा। तो मेरा भी ये है, मैंने 30 साल में जो चीज चिट में लिखा है अपने लाइफ में, जब से बच्चा हूं आज तक, चिट में एक एक चीज चिट में लिखा हुआ है कि पापा ने क्या कहा था, चाचा ने क्या कहा था, बगल वाले पान वाले ने क्या कहा था, बीड़ी वाले ने क्या कहा था, होती है ना पनवाड़ी की दुकान होती है, उस दोस्त ने क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम दंगा जब हुआ था इस यूपी में, ये सारी चीज चिट की तरह, जो चिट होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो पीस ऑफ चिट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे आरसी मुखर्जी साहब ने ये जो है पीसेस कलेक्ट किए,
पहले उसने लिखा कि फर्स्ट रिएक्शन में एलिमेंट ए एलिमेंट बी या रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी क्या था, दोनों को मिला तो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब जब रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होती है उसको एक्सोथर्मिक, और हीट को क्रिएट करके जब रिएक्शन उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट कहता है। ऐसे उन्होंने जब देखा तो मेरे भी लाइफ में 30 साल में जो आर सी मुखर्जी साहब ने द मोल कॉन्सेप्ट बुक लिखी, तो मेरा भी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियेश, ठीक है, इस बुक के लिए भी मैंने 30 साल में चिट में जो सारे स्क्वायर चिट्स में मैंने एक चीज लिखी है कि मेरे पिताजी ने 5 साल में क्या कहा था, माँ ने क्या कहा था, बगल वाले भैया ने जब लव मैरिज की थी तब क्या कहा गया था घर में, किसी ने जब ये क्या क्या कहा था। तो सारी जो चिट है उन सबको चिट को मैंने स्टोर किया है अपने लाइफ में, अपने इस बॉक्स में, और ये आपके सामने मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस बुक को लिखने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मैंने अभी आपसे कहा 3 एग्जांपल दिए कि जब मैं आया तो मैं एक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर में गया, तो वहाँ पर डांस फिटनेस जुम्बा क्लास चल रही थी तो मैं था। और दूसरा बात जब एक मैडम थी, उनका बर्थडे था, तो सब लड़कों ने उनके जो कलीग थे जो एक ही साथ नौकरी करते थे बहुत दिन से, उनको मुंह पे केक लगा दिया। तो मैंने कहा ये क्या निर्लज्जता है। तो ये है। तो क्यों मैंने कहा, तो उसने पूछा, तो मैंने कहा कि यूपी में तो करछना में मैं जहाँ पढ़ा, बीटेक पढ़ा मैं करछना में, नाम ले लेता हूँ, वहाँ पर तो लड़कियों का हंसना तक उसको बहुत अच्छे सम्मान से नहीं देखा जाता। तो मैंने ये उसको कहा। तो ये मेरा कहने का आपसे मतलब है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई। तो देखिए, क्योंकि जो मैं आज की देखो एक अगर आपको बहुत रोग हुआ है, समझिए आपको बुखार आता है आपको बार बार, ठीक है, यू आर गेटिंग फीवर एवरी टाइम इन योर लाइफ, राइट, तो इट इज अ सिम्टम। तो डॉक्टर कहेगा हो सकता है आपको टाइफॉइड हो। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक सिम्टम है, इसका बड़ा सेंस अभी बाकी है, ठीक है ना। मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता हूँ, क्योंकि दिक्कत है कि अगर एकदम इंग्लिश में बोलूँ तो बहुत लोग नहीं समझ सकते। और तो हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया भी अपने पॉकेट मनी को बचाने के लिए, तो हिंदी इंग्लिश मिला के मैं पढ़ा। ये बेस्ट फॉर्मूला है इंडिया में पढ़ाने का, क्योंकि अब इंग्लिश में एकदम एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम द मोमेंट कम्स व्हाट कम्स रेयरली इन द हिस्ट्री व्हेन वी वेक अप फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू व्हेन एन एज एंड व्हेन अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड एटलेंस। अगर ऐसे बोलूँ ना तो अधिकतर लोग समझ नहीं पाएंगे, उल्टा खा जाएंगे। तो इसी के कारण जो है मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता हूँ ताकि आप सब लोग समझ पाए, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये देखो जैसा होता है, मैं बार बार फीवर, आज फीवर है, परसों 4 दिन बाद, तो डॉक्टर कहते हैं ये तो फीवर है बट ही हैज सम टाइफॉइड, कोविड ऐसा हो सकता है। कोविड होने का सिम्टम है, उसका चिन्ह है ये फीवर होना, ठीक है। तो ये जो चीज हमने आपसे बताई कि पहले की मैंने पढ़ाई किया, तो बीटेक मैंने कहा कि ज्ञान के लिए और क्या क्या महानता के लिए और अच्छे पुरुष बनने के लिए। तो उसने कहा कि बीटेक 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कोई ज्ञान के लिए वो नौकरी की पढ़ाई होती है। प्रिय बी प्रैक्टिकल, नौकरी लाइफ, एसी रूम और लाइफ पार्टनर, ये मेजोरिटी ऐसे ही मानती है, आप चाहे माने या ना माने। ये मेरे बहुत बड़े कंपनी के एक सीनियर पर्सन ने मुझे कहा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि मैं जब गया एक बड़े सिटी में, मैं सिटियों का नाम ले लेता हूँ, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई तो बहुत ही कम, नाम के बराबर ना ही समझ लीजिए, और आपका गुड़गांव और दिल्ली और नोएडा, यही है मेरे बड़े सिटीज, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे कहा, तो ये था। तो जैसे हमने कहा कि मैं वो डांस फिटनेस क्लास में गया था, जुम्बा क्लास में, तो वहाँ मैडम वो ट्रेनर, सेंट्रल में ट्रेनर थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बोला प्लीज यू बहुत कम इंसर्ट। मैं गया नहीं, घुसा नहीं उस क्लास में, बाहर से ही चला आया। तो त्रिपाठी से मैंने कहा ये क्या, ये तो एक एग्जाम्पल। फिर मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ कि भाई जब मैं एक बड़े फ्रेंड ने मुझे एक आईटी कंपनी में ले गया, तो वहाँ जो मैम थी 45 ईयर्स की रही होंगी जितना मैं समझ आया, तो उनके सभी जूनियर या उनके क्लास 7 के लोग थे। तो बर्थडे केक था, तो केक वो लिक्विड केक कहते उसे, तो उसके चेहरे पे लगा दिया। तो 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, शायद ऐसा होगा। तो मैंने कहा ये मुझे जब देख के मैं तो मुझे मैं जब पहली बार इसको इस इवेंट को होते हुए देखा, तो मेरे मुंह से निकल गया ये क्या निर्लज्जता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये 10 साल पहले की बात है, तो अभी अभी मुझ पे मत लीजिएगा, 8 साल पहले का ये कहानी है, ठीक है। तो मैं ये जो मैंने अभी भी आपसे चीजें कही, ये सिम्टम है, लेकिन इसका बड़ा इम्प्लीकेशन क्या है, अब मैं ये समझा रहा हूँ। अब देखिए, मैं एक छोटा एग्जांपल देके अपनी बात को कहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने समझाया था आपको। चीजें कुछ दिखती हैं, जैसे अगर आप कभी यूरोप में जाइए, मिडिल ईस्ट में जाइए, अमेरिका में जाइए, तो बॉलीवुड के बहुत फैन हैं। राज कपूर का गाना था आवारा हूँ, वो आवारा फिल्म का गाना बहुत पॉपुलर था रशिया में, दुबई में, और सब शाहरुख खान, सलमान खान बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में केन्स फेस्ट भी बहुत पॉपुलर, ठीक है। और आपका मैं फिल्मों से समझाता हूँ ये। और आपका क्या नाम है, यूएसए में भी इंडियन फिल्म की बहुत पॉपुलैरिटी है, ठीक है। अब 2-3 पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझाऊंगा अपनी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। फिल्म ये एग्जाम्पल है, मैंने कहा ना, एक होता है उसका चिन्ह और एक होता है रियल थिंग।
ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम जब बच्चे थे तो मेरे घर वाले संगीत के बहुत शौकीन थे। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी के बहुत अच्छा संगीत के शौकीन थे, ठीक है? लेकिन वो कभी अपने बच्चों के सामने गाना नहीं सुनते थे। बच्चों को आईआईटी निकलवाना है, खुद उनको संगीत में बनना है, ये उनकी मेंटालिटी थी, ठीक है? अब मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने किताब में पढ़ा, किताब में क्या पढ़ा? हाई स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में था। फिर आपका जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में था। फिर आपका जो था मैथ्स मैथ्स इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट थे उस समय साइंस में, ठीक है? और मैथ्स, साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था। फिर आपका इंग्लिश, हिंदी और फिफ्थ था आपका सोशल स्टडी, ये हाई स्कूल का था। फिर इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस में था। फिर बीटेक और फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर्स या आईटी कह लो, ये था, ठीक है? ये फंडामेंटली है, ठीक है? तो ये तो मेरी टेक्निकल पढ़ाई हुई, जैसे उसने कहा ना कि आईटी 10 लाख, बीटेक में कोई ज्ञान पाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए, मनी, इकोनॉमिक ओरिएंटेशन की पढ़ाई है। लेकिन आज आपसे मैं सही कहता हूँ, मैं अगर आप 1950 से, जब हम बच्चे थे, केबल नहीं था, दूरदर्शन आता था, तो शाम को 4 से 7 तक, 4 से 7 तक एक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती थी, आपकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती थी। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे आपकी थी वो फिल्म, क्या नाम है, चक दे इंडिया, शाहरुख खान जी की थी, ठीक है? भगत सिंह, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में लाहौर, ये पहली बार शब्द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह की फांसी हुई थी, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ भगत सिंह जी की, ठीक है? उसके बाद जो लाला लाजपत राय के मृत्यु के विरोध में उन्होंने वो किया था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद 19 बहुत अच्छी अच्छी फिल्म, अगर आप देखिए 100 फिल्मों की बात हो तो उसमें से आ, अगर अब 100 फिल्म बनते होंगे 2000 से 2003 के बीच में, तो मैं मानता हूँ 20 फिल्में ऐसी थी जो कि सही नॉलेजेबल थी, अच्छी थी। 80 फिल्मों को आप गाली दे सकते हो, 20 फिल्में अच्छी थी, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जब पहली बार पुणे गया, दूसरा जन्म था मेरा, उसके उसके पहले सिर्फ मैंने एक ही फिल्म थिएटर में देखा था। तब मैं इस समय कोई बच्चा नहीं था, 23 साल के ऊपर मेरी एज थी तब, पहली बार जब मैं पुणे गया, ठीक है? वो थी बोल बच्चन, वो 2023 13 2013 14 में आई थी। क्यों? मेरे सारे दोस्त घर में आ गए और उन्होंने कहा आंटी आज प्रियेश को फिल्म देखने जाना है। तो पापा ने कहा यार तुम लोग डीवीडी और सीडी लाके तो क्या फिल्म हॉल में जाओगे? तो कहा, नहीं नहीं अंकल, आप हर बार मत कहा कीजिए। तो तब उन्होंने कहा, और मैंने मैंने उन्होंने शायद मुझसे पैसा भी नहीं लिया, मैंने पीवीआर में था उसमें, तो मैंने पैसा उनको दिया और मैं फिल्म हॉल में वो फिल्म देखने गया, बोल बच्चन। तो पुणे में जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी फिल्म हॉल में जाके, और पुणे में गया तो हर दिन उन लोग ले जाते थे संडे को। वो तब धूम थी, आमिर खान की धूम थी, उसी समय आई थी। और क्या ना इस ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सिम्टम, इसका मतलब क्या है? ये तो मैं सिम्टम बताया आपको, इसका मतलब क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब हो, लता जी हो, अशोक कुमार हो, देविका रानी जी हो, शायद, और क्या नाम है उनका, लीला चिटनिस थी, फिर साधना जी हो, शर्मिला टैगोर हो, जया बच्चन हो, उस जो मैं आज की हीरोइन की बात अभी नहीं, उस इन सब की हम बहुत इज्जत, मैं पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े कलाकार हैं, ठीक है? उसके बाद भी चलो आ जाते हैं, आपका ऋषि कपूर साहब हो, आपके जो है फिर संजय दत्त जी का, चलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक समय था, लेकिन चलो ठीक है, माने तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जी हो। अलग इश्यूज पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, मंगल पांडे बनाई है, चक दे इंडिया बनाई है। उससे हमने बहुत कुछ सीखा, हमने सीखा, बुक से पढ़ के हमने मैथमेटिक्स सीखा होगा, लेकिन समाज के बारे में हमने फिल्म देख के सीखा। ये वो चक दे इंडिया का पहला डायलॉग है, ये भारतीय लड़कियां हैं, भारतीय महिलाएं हैं, ये बेला चोखन चला क्या, वो सब खाना बनाएंगी कि जाके हॉकी खेलेंगे? आप वो सुनिएगा वो फिल्म कहाँ। फिर मंगल पांडे का फिल्म है, पूरा आपको दिखाया था, ठीक है? तो ये तो आपने एक फैक्ट देखा, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री आपको समझाते हैं। तो देखिए, मैं ये कहना बहुत ही कान पकड़ता हूँ और उसके बाद कहता हूँ, मैं जिस घर में पला बड़ा, जिस घर से ज्यादा जिस माता पिता तो बहुत पढ़े लिखे थे, माहौल में, जिस सोसाइटी में पला बड़ा, जिस एनवायरनमेंट में, वहां पर जो बॉलीवुड की फिल्म है उनको बड़ी ही नीची नजर से देखा जाता है। बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ, नीची नजर से देखा जाता है। क्यों? हम जब बच्चे थे, मुझे आज भी याद है, कोई भी एक्टर आता था टीवी पे, लता जी को छोड़े, बच्चन साहब को, दो 100 में टू या थ्री को आप छोड़ दो, 95% है। ये इसको जानते हो, इस एक्टर को? इसकी 2 शादियां हैं, ठीक है? जानते हो इसका शादी के पहले 3 अफेयर था? इसका नाम उस एक्ट्रेस के साथ आया था। उस ये एक्ट्रेस को जानते हो? इसका नाम उस हीरो के साथ आया था। ये एक्ट्रेस तो उससे शादी की थी, फिर शादी करके छोड़ दी। तो सारे हीरो हीरोइन सिंगर को दिखाया जाता था ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, इन लोग का कहीं शादी, कहीं अफेयर रहा है, और ये इम मतलब कहते हैं असम्मानीय लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे समझ, नाम नहीं, कोई हीरो है, जानते हो उसका शादी के पहले उसके उस औरत के साथ अफेयर था, उस हीरोइन के साथ। शादी के बाद इसने एक पहली शादी के बाद इसका डाइवोर्स, उसकी दूसरी शादी हुई है। अरे उसको छोड़ो, उसका तो उसके साथ अफेयर था। अरे उसने छोड़ो, उसने तो अपने कम्युनिटी के बाहर शादी कर ली।
अरे उसका छोड़ो, वो तो जो है उसका नाम तो कितनी लड़कियों के साथ है, कितने हीरोइन के साथ है, कितने फिल्म स्टार के साथ आया है। तो यानी कि जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है 95, लता जी को छोड़ दीजिए और दो चार को आप दो चार कौन कौन बताओ। हाँ, लता जी एक हुई, एक शायद आपके होंगे, हाँ, आपके दिलीप कुमार साहब का भी आप नाम ले सकते हैं। एक शायद होंगे आपके कौन, अब कौन हो, अमिताभ बच्चन जी को भी बहुत हम घर वाले बहुत इज्जत करते हैं, हो सकता है कुछ, लेकिन मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर 95 प्लस को आप एक ग्रुप में रखो, आप 4 प्लस को एक ग्रुप में रखो, ठीक है। तो 95% हीरो हीरोइन लोग कैरेक्टरलेस हैं, इनके कई अफेयर हैं, इनके कई शादीशुदा है, और ये जो है अपने कम्युनिटी से बाहर इन्होंने शादी की है। आप हमारे हमारे कम्युनिटी में कोई नहीं मिली थी, ये मैंने सुना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप जब क्लास 3 4 में ऐसे सुन रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके मन में आ रहा है कि सब हीरो हीरोइन तो कैरेक्टरलेस है। तो जब हीरो हीरोइन ही सब गंदे हैं, मैं ये वर्ड यूज, गंदे हैं, तो इनकी फिल्म भी गंदी होगी, तो इन फिल्मों को क्या देखने का मतलब है। हम तो पढ़ लिख के आईएएस बनेंगे, वो इज्जत की बात है। हीरो हीरोइन बन के अपने को कौन गिरा है नीचे, अपना कैरेक्टर कौन गिरा है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री आपकी इतनी बड़ी ताकत है, जिसने आपको अपने टेक्स्ट बुक, अपनी जो ऑफिशियल आपकी एनसीईआरटी की बुक, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, मैथ्स की बुक का नाम है एस सी वर्मा, से बाहर आपको कुछ सिखाया। यूपीएससी की बुक का भी नाम ले लेता हूँ, जो यूपीएससी की बुक में थ्योरेटिकल पढ़ाई करें रियली। यूपीएससी एक्चुअली इंडियन सोसाइटी की स्टडी है। इंडियन सोसाइटी की समझ, अगर आप यूपीएससी, कोई इंसान बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, इसका मतलब ही हैज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो यूपीएससी के बाहर की अगर आप बात करते हैं मुझसे यूपीएससी के बाहर की, तो यूपीएससी एक थ्योरेटिकल थिंग है और फिल्म एक प्रैक्टिकल थिंग है। तो 20% फिल्म ऐसे हैं जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, सोशल नॉलेज, सोशल स्टडी, सब कुछ सीखा है। लेकिन उसके बावजूद ये था कि ये फिल्म इंडस्ट्री के 95% जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये कैरेक्टरलेस है, बहुत ही गंदे हैं, और इनका जो है कई अफेयर रहा है। इसलिए इनको मत देखो, इनको मत देखो। इनको देखने तुम्हारा कैरेक्टर नीचे गिर जाएगा। ये फंडामेंटल मेंटालिटी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में फंडामेंटली लड़ाई है, मोदी जी और वहां से कुछ मीठी मीठी बातें दिखाने के लिए होती होंगी या होने की संभावना है, लेकिन फंडामेंटल इंडिया पाकिस्तान इज एट वॉर, ठीक है। तो वैसे ही फंडामेंटली बॉलीवुड के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस कैरेक्टरलेस है, घटिया है। ये जो है मतलब ये जो है इनके कई अफेयर है। ये जो है इधर उधर के शादी करते, फिर शादी तोड़ के फिर शादी करते, फिर तलाक लेके शादी करते। तो इनको देखना ठीक नहीं है। तो ये मेरा अभी फर्स्ट पार्ट हुआ। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये पहला मैं अभी सेक्शन हुआ। ये बात है, इसको मैं फिर टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और मैं एक एक करके आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। फिर बुक का नाम है रेमिनिसेंस ऑफ माय लाइफ एंड रीडिस्कवरिंग माय सोसाइटी, दिस इज द पार्ट 1, राइट। और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं 3 साल से इस किताब को लिख रहा हूँ। भारतीय समाज को समाज में एक चेतना लाने की कोशिश करूँ, उनको समाज के प्लेन पे लाने का चेष्टा करूँ। थैंक यू।